गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग इस सेशन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये 3 काम आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। असल में हम लोगों को चर्चा करना है कोसी परियोजना पे। किस पे? कोसी परियोजना पे चर्चा करना है। लेकिन कोसी परियोजना भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसलिए पहले हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता क्या है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसको समझ लेते हैं कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक उद्देश्य वाला परियोजना। 2 या 2 से अधिक उद्देश्य वाला परियोजना। ठीक है, जिस परियोजना के अंदर, जिस कार्य के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर 1-2 से ज्यादा उद्देश्य हो और वो उद्देश्य जन कल्याणकारी हो। क्या हो? जन कल्याणकारी हो, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई के बारे में हो, लोगों की अच्छाई, लोगों की उन्नति के बारे में उस योजना में चर्चा हो, उस पर फोकस हो, तो इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब ये नदी घाटी से संबंधित है तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना क्या होता है? कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। बिहार के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। कोसी का नाम सुनते ही बिहार के उत्तरी क्षेत्र वालों के लिए, यानी कोसी क्षेत्र वालों की रूह कांपने लगती है। अरे बाप रे बाप, क्योंकि कोसी का रौद्र रूप सबको पता है, आज से नहीं सदियों से पता है। तब तो भारत सरकार ने और नेपाल सरकार ने मिलकर इस परियोजना को अंजाम दिया कि भाई इसकी भयावह स्थिति को कैसे रोका जाए। तो भारत सरकार और नेपाल सरकार ने मिलकर इस पर विचार किया। ये कोसी परियोजना जो है ये भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है भारत और नेपाल की। यहाँ की दोनों भारत और नेपाल की सरकारों ने ये समझौता किया कि कोसी नदी के भयावह स्थिति से, रौद्र रूप से कैसे सुरक्षा पाया जाए, कैसे बचा जाए। तो इस पर उन्होंने 1954 ईस्वी में आपस में समझौता किया। भारत सरकार और नेपाल सरकार ने 1954 ईस्वी में एक समझौता किया कि भाई इसके बाढ़ की स्थिति को, इसकी भयावह स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके कोसी के रौद्र रूप से कैसे बिहार को और भारत को बचाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक समझौता किया, बैराज, कोसी बैराज जिसको कहते हैं। 1954 ईस्वी में एक कोसी बैराज के लिए समझौता किया और फिर 1955 में काम शुरू हो गया और 1963 तक में यह बैराज बनकर तैयार हो गया। इस बैराज की लंबाई 1149 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 1149 मीटर है। और इसमें 56 द्वार हैं पानी की निकासी के लिए। कितने? 56 द्वार है पानी की निकासी के लिए। नेपाल से जो पानी आता है भारत में, कोसी में, उसकी निकासी के लिए 56 द्वार हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग कि हम लोग डैम का नाम सुने हैं, बांध का नाम सुने हैं, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर बांध या दामोदर नदी घाटी, और आज हम लोग सुन रहे हैं बैराज। तो ये दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों एक ही है तो इसका नाम बैराज क्यों और बाकी का नाम बांध क्यों? बैराज पानी रोकने के लिए होता है, पानी रोकने के लिए नहीं होता है। सिर्फ पानी की धारा को नियंत्रित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि जिस रफ्तार से पानी आ रहा है
और जिस मात्रा से पानी आ रहा है उसकी रफ्तार और मात्रा को नियंत्रित किया जाए, ताकि आगे चलकर ये कोई रौद्र रूप न दिखा पाए, कोई विनाशकारी स्थिति उत्पन्न न करने पाए, इसलिए उसे कंट्रोल किया जाता है। तो जिस पुल से कंट्रोल किया जाता है पानी की धार को, तो उसको हम लोग बैराज कहते हैं। ये बांध से थोड़ा कम ऊंचाई वाला होता है, और बांध जो होता है वो ज्यादा ऊंचाई वाला होता है, और बांध का काम है पानी को रोक कर रखना, फिर भविष्य में जब जरूरत पड़े तो उससे पानी निकासी करके अपना काम कर लेना है। तो बांध बड़ा होता है और बैराज छोटा होता है, ठीक है। तो 1954 ईस्वी में कोसी बैराज का कार्य शुरू हुआ और ये समझौता हुआ, और 1955 में कार्य शुरू हुआ, और फिर 1963 में ये काम पूरा हो गया। कोसी बैराज का निर्माण कहाँ हुआ है? भीमनगर में है। कोसी बैराज का निर्माण भीमनगर जो नेपाल में है। ये कोसी बैराज भारत और नेपाल के सीमा के पास है, लेकिन ये जो भीमनगर है ये मतलब पूरी तरह से नेपाल में पड़ता है, तो वहीं पे है ये कोसी बैराज, ठीक है। कोसी बैराज कहाँ है? भीमनगर में है, जो कि वो नेपाल में पड़ता है और लगभग एकदम भारत और नेपाल के सीमा के पास ही है। कोसी नदी निकलती कहां से है? कोसी नदी कहीं से नहीं निकलती है, कोसी नदी रास्ते में बनती है। ये तिब्बत की तरफ जो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, वहां पे बहुत सारा ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है, हिम, बर्फ से ढका हुआ है। वही बर्फ पिघलता है और धीरे धीरे वो नदियों का रूप लेता है, और इस तरह से 7 नदियां वहां से निकलती। तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन 7 नदियां वो आपस में आके त्रिवेणी के पास मिल जाता है। और जैसे ही त्रिवेणी के पास, ये नेपाल में है, त्रिवेणी नेपाल में है, त्रिवेणी के पास आके मिल जाती है, और मिलने के बाद उसका नाम हो जाता है सप्तकोसी, क्योंकि 7 नदियां आ रही है, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है सप्तकोसी, जिसे महाकोशी भी कहते हैं। नेपाल में कोसी को सप्तकोशी या महाकोशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर वहां से सप्तकोशी या महाकोशी के रूप में आगे बढ़ती है, और जैसे ही कोसी बैराज से आगे बढ़ती है उसका नाम बदल जाता है, हो जाता है कोसी। सप्त खत्म और महा खत्म, कोसी नदी आ जाती है बैराज के बाद। और बैराज जो बना है, उधर बैराज की पूर्व साइड में एक नहर निकाली गई है, जो पूर्वी कोसी नहर कहा जाता है, और वहां से एक पश्चिम की तरफ भी नहरें निकाली गई हैं, जिसको पश्चिमी कोसी नहर कहा जाता है। फिर वहां से छोटी छोटी नहरें निकालकर सिंचाई के लिए, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है वहां पे सिंचाई सुविधा दी जाती है, ताकि वहां पे भी फसल लहलहाए, खेत बंजर ना हो, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में भी वही हाल है, पूर्वी क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए वहां से बैराज से, कोसी बैराज से नहर निकालकर उस क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि वहां पे भी फसल उगाए जा सके, वहां के किसान खुशहाल हो सके। और ये जो 7 नदियां हैं जिससे मिलकर सप्तकोशी बनती है, उस नदी का नाम क्या है जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है तमोर, अरुण, सुनकोशी, दूधकोशी, तामाकोशी, लिकुकोशी और भोटेकोशी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 7 नदियां हैं जिससे मिलकर सप्तकोशी बनती है। तो वो 7 नदी का नाम है तमोर, अरुण, सुनकोशी, दूधकोशी, तामाकोशी, लिकुकोशी और भोटेकोशी। ये 7 नदियां मिलकर सप्तकोशी या महाकोशी का निर्माण करती है। कहां पे? त्रिवेणी में। नेपाल का एक क्षेत्र है त्रिवेणी, वहां पे। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ये कोसी परियोजना का उद्देश्य क्या है। कोसी परियोजना का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य इसका यह है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, क्योंकि कोसी में आज नहीं, 1963 से ही लगभग 8 बार कोसी का बांध टूट चुका है दोस्तों। और सबसे भयावह स्थिति जो हुआ था वो हुआ था 2008 में, जिस समय बिहार के
नीतीश जी की सरकार थी, आज भी है, आज भी नीतीश जी की सरकार है। तो 2008 में जो कोसी का तटबंध टूटा था, ये एक भयावह स्थिति था। पूरा कोसी क्षेत्र, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, ये जितना जिला है सब जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जान माल की काफी क्षति होती है। ऐसा कहा जाता है कि 2008 में लगभग 2.5 लाख लोगों की जानें चली गई थी, आदमी की जान चली गई थी। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लगभग 8 बार कोसी का तटबंध टूट चुका है और अपना भयावह स्थिति उत्पन्न कर चुका है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उद्देश्य है, कंट्रोल करने का, यानी कोसी बैराज का क्या उद्देश्य है, वो है, पहला है बाढ़ को नियंत्रित करना, दूसरा है सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, तीसरा है बिजली उत्पादन करना, चौथा है नदी के बदलते मार्ग पर नियंत्रण करना, फिर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, पर्यावरण को संरक्षित करना। यह उद्देश्य है। यह उद्देश्य क्या है, बाढ़ को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, क्योंकि वहां से कोसी बैराज से पानी को नियंत्रित रूप में छोड़ा जाएगा, कंट्रोल से छोड़ा जाएगा, जिससे कि उसके तटबंध पर पानी का दबाव ना बढ़े, इतना ना बढ़े कि वो तटबंध पानी के दबाव को बर्दाश्त ना कर सके, सहन ना कर सके और वो अपने आप को पानी के साथ धाराशायी कर दे। इसीलिए कहते हैं कि बाढ़ को नियंत्रित करना है ताकि थोड़ा थोड़ा पानी छोड़े, जिससे कि तटबंध पर प्रेशर ना पड़ेगा और तटबंध टूटेगा नहीं, जिससे जान माल का नुकसान नहीं होगा। दूसरा उद्देश्य है सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। जैसे हमने अभी बताया कि कोसी बैराज का पूर्वी नहर, जिसको पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है, वो नहर उस क्षेत्र में ले जाता है जहां पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस सिंचाई व्यवस्था से वहां के बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाया जाता है, और सिंचाई के अभाव में जो खेती नहीं हो पाती है, अब ये सिंचाई व्यवस्था होने के कारण वहां पे खेती होगी और उस इलाके के किसान भी खुशहाल होंगे और बिहार के उत्पादन में वृद्धि होगी, भारत के उत्पादन में वृद्धि होगी। बिहार खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, भारत भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। फिर है बिजली उत्पादन करना। जैसे ही वहां से पानी निकलता है तो लगता है कि पानी तो गिर ही रहा है पुल से नीचे, तो इसमें हम बिजली का संयंत्र क्यों न लगा दें, फोकट में हमको बिजली मिल जाएगी। सिर्फ संयंत्र का दाम लगेगा, वहां पे देख रेख का कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन पानी तो ऐसे भी बहेगा, गिरेगा और बहेगा जाएगा। इससे अच्छा इस गिरते हुए पानी का हम सदुपयोग कर लेते हैं तो बिजली निर्वहन करा लेता है। लगभग 45 से 50 मेगावाट तक बिजली उत्पादन इस क्षेत्रों में हो जाता है। उसके बाद है नदी के बदलते मार्ग पर नियंत्रण। ये क्या है भाई, नदी के बदलते मार्ग क्या है? नदी के बदलते मार्ग मतलब ये नेपाल के क्षेत्रों से जो पानी बहकर आता है काफी स्पीड में आता है और वो अपने पहाड़ों से पत्थर कंकड़ वगैरह साथ ले आता है और धीरे धीरे जब बिहार के मैदानी क्षेत्रों में आता है तो फिर वो कंकड़ पत्थर वहां पे जमा कर देता है, जिससे उसका मार्ग बाधित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पानी तो कोसी में आ ही रहा है, पानी की मात्रा तो कंटिन्यू है और हर साल बढ़ते रहता है, तो फिर वो पानी आपको अपना मार्ग चाहिए और उस मार्ग उसके कंकड़ पत्थर मिट्टी के लाने से बाधित हो गया है, तो फिर अब क्या करेगा, तो फिर वो अपना मार्ग बदल लेता है और ऐसे मार्ग बदलता है कि किसी तटबंध को ही तोड़ दो। और जब तटबंध टूट जाता है तो फिर कोसी मतलब बिहार का शोक, कोसी का नाम सुन के लोग कांपते हैं। जब मैं एक बार गुजर रहा था कोसी के ऊपर से, यानी ट्रेन से गुजर रहा था, तब हम कोसी को जब देखे तो कोसी का पानी क्या खलबल 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 करके बहता है, हमको डर लगने लगा। इतना खतरनाक गंगा नहीं है, गंगा तो शांत है, लेकिन कोसी का पानी लगता है जैसे कि खौलता है, एकदम खड़बड़ 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 करके बहता है। इसीलिए वो नदी के बहाव को, मार्ग को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। पर्यटक स्थल मतलब सैलानियों के लिए घूमने का स्थान। उससे क्या होता है, वहां पे घूमने जाएंगे तो वहां पे लोगों को भोजन पानी भी चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, तो बहुत सारी दुकानें लगेगी जिससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा
और जो पर्यटक वहां जाते हैं घूमने के लिए, सैलानी, उसको सुविधाएं मिल जाएगी। तो इससे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है, यानी सुधार हो रही है। उसके बाद है पर्यावरण की को संरक्षित करना, यानी कि उस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी की सुविधा है, लंबे लंबे दूर तक जाता है, दूर दूर तक पानी की सुविधा रहती है, सिंचाई की व्यवस्था रहती है, तो पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं जिससे उसको आसानी से संरक्षित और सिंचित किया जा सके, जिससे वो क्षेत्र जहां पे अब पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है इस कोसी बैराज के चलते, वहां पे हरियाली छाएगी, मनोरम क्षेत्र बनेगा। तो आज साथियों हम लोगों ने क्या देखा कि कोसी परियोजना, यह परियोजना भारत और नेपाल सरकार का संयुक्त परियोजना है और ये भीमनगर में स्थित है, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। और ये भीमनगर पर कोसी बैराज का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई 1149 मीटर है और इसमें 56 द्वार है। ठीक है, और ये बिहार के लिए शोक है। और ये हिमालय से, माउंट एवरेस्ट से होकर जो तिब्बत से के रास्ते, ये 7 नदियां भारत में प्रवेश करती है। इससे पहले वो त्रिवेणी के पास आपस में मिल जाती है और उसको वहां से जो शुरू होता है कोसी बैराज तक, वो सप्त कोसी कहलाता है या फिर महाकोसी। और जैसे ही कोसी बैराज से जब आगे बढ़ती है ये नदी, तो कोसी का रूप ले लेती है, नहीं उसका नाम कोसी हो जाता है। ठीक है, और उसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तमोर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखो कोसी और भोटे कोसी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।